नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में और बड़ी खबर में, जिसमें हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिनमें से पहली खबर आपको बताएं वो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। दूसरी बड़ी खबर आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तीसरी खबर चंडीगढ़ में हुई, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग से जुड़ी हुई है। और चौथी खबर गुरुग्राम में हुए एक हादसे की, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है और आदमपुर में तैयारियां तेज हो रही हैं। ये दूसरी बड़ी खबर, हाई पावर कमेटी की मीटिंग जो है वो तीसरी बड़ी खबर, और हादसे से गुरुग्राम हिल गया है, ये चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सब में पहले जो खबर है मुलायम सिंह यादव के निधन से जुड़ी, वो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त से बीमारी से चल रहे थे और इसके चलते उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज सुबह यह दुखद खबर आई कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उन्होंने सोमवार सुबह 8:15 बजे आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 3 ट्वीट किए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के आयामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को एक हम्बल और ग्राउंडेड लीडर बताया और साथ ही ये कहा कि लोगों की समस्याओं के प्रति वे संवेदनशील थे। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह लोकतंत्र के अहम सिपाही रहे और रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए काम किया। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव
वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशलक्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था। और एक नजर डालते हैं मुलायम सिंह यादव के सफरनामे पर। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था मुलायम सिंह यादव का जन्म। मुलायम सिंह यादव पहलवानी का शौक रखते थे और शिक्षक थे। 1950 के दशक में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर पहला चुनाव जीता। सबसे कम उम्र में विधायक बनकर राजनीतिक करियर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। अक्टूबर 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री रहे। शासन सत्ता का अंग रहने के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कई अहम फैसले भी लिए, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज अगर किसी शहीद सैनिक का शव सम्मान के साथ उसके घर पहुंच रहा है तो इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने फैसला किया कि शहीद जवान का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाएगा। डीएम और एसपी शहीद जवान के घर जाएंगे। मुलायम के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान की डील की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देना भी मुलायम सिंह यादव के फैसलों में से एक रहा है। मुलायम सिंह यादव के तमाम फैसले और काम लोगों की यादों में बने हुए हैं। वहीं धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले नेताजी भी अब अपने चाहने वालों के यादों में ही रह गए हैं। सभी को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को दरअसल ये एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवाद का जिक्र करेंगे तो मुलायम सिंह यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश और पूरे देश को हमेशा याद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां पर जिले के आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने भव्य विश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस और इनेलो ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में जेजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने की और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। वहीं उपचुनाव की सुरक्षा को लेकर हिसार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर डीएसपी अभिमन्यु को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदमपुर में 57 गांव आते हैं और नामांकन 14 अक्टूबर को होना है, जिसका मतदान 3 नवंबर को होगा। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आदमपुर विधानसभा का एरिया सदर थाना और आदमपुर के साथ साथ अग्रोहा थाना लगता है और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार कुल 180 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 39 अति संवेदनशील हैं और 36 संवेदनशील बूथ चयनित किए गए। वहीं आदमपुर क्षेत्र में 12 नाके और लगाए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था जो है वो चुनाव को लेकर मुकम्मल होता नजर आए। आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो उसमें हमारे टोटल 57 गांव हैं और इसका जो एरिया है वो 3 हमारे पुलिस स्टेशंस में लगता है, एक आदमपुर, एक अग्रोहा और एक सदर। टोटल जो पिछले के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे टोटल 180 बूथ उसमें बनाए गए थे, जिसमें 39 हाइपर सेंसिटिव थे और 36 आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो उसमें हमारे टोटल 57 गांव हैं और इसका जो एरिया है वो 3 हमारे पुलिस स्टेशंस में लगता है, एक आदमपुर, एक अग्रोहा और एक सदर। टोटल जो पिछले के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे टोटल 180 बूथ उसमें बनाए गए थे, जिसमें 39 हाइपर सेंसिटिव थे और 36 सेंसिटिव थे। जो टोटल लगभग वोटर्स हैं वो 1,17,000 के करीब हैं
जिसमें मेल वोटर्स 91,000 थे और फीमेल वोटर 79,000 समथिंग थे। तो ये थोड़ा बहुत इसमें अभी वेरिएशन हो जाएगा। इसी खबर को लेकर प्रेमराज हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, 3 नवंबर को जो है वो चुनाव और उसके बाद आदमपुर चुनाव को लेकर राजनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए तो पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट? और बिल्कुल देखिए, जब से आदमपुर का उपचुनाव को लेकर बिल्कुल बजा है, तमाम अलग अलग पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, सभी ने अपनी कमर कस ली है। उसी कड़ी में आज जेजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है दिल्ली में चल रही है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे अजय सिंह चौटाला की हम बात करें, दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, नन्ना चौटाला की बात करें, सभी जो बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद है। मंथन हो रहा है उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर भव्य बिश्नोई को कहीं ना कहीं मैदान में उतारा है, ऐसे में साझा गठबंधन की सरकार है हरियाणा में। अब देखने वाली बात होगी कि जेजेपी क्या भव्य बिश्नोई को सपोर्ट करती है या फिर किस तरीके का स्टैंड जेजेपी का रहता है। बैठक करीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जेजेपी बैठक के बाद किस तरीके की ब्रीफिंग करती है और क्या निर्णय जेजेपी लेती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल प्रेमराज, आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप कुंडू भी जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर बात की जाए आदमपुर चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कितना दिलचस्प ये मुकाबला होता जा रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आदमपुर के अभी उपचुनाव की घोषणा हुई है और 3 नवंबर को ये चुनाव होना है, तो उसको लेकर के सिर्फ एक सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी है उस पर निगाहें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किया है। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं और चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। 14 तारीख नामांकन के लिए लास्ट डेट है। और जहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो कमेटी है वो लगातार कर रही है जिसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए। जयप्रकाश जेपी का नाम जरूर चला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ पैनल में 3 नाम और हैं जिन पर मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जातीय समीकरण बना करके टिकट दी जाती है या फिर जिस प्रकार से इस कांग्रेस का गढ़ माना गया था, भजनलाल का गढ़ माना गया था, उसको देखते हुए यहाँ पर टिकट कांग्रेस वितरित करेगी। जी हाँ बिल्कुल अनूप, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी भव्य बिश्नोई है, उनके जो पिताजी है कुलदीप बिश्नोई, वो भी सोनाली फोगाट के परिवार से मिले थे, क्या उसका भी कुछ असर आदमपुर चुनाव पे दिखाई दे सकता है? देखिए प्रेमराज, जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस प्रकार से सोनाली फोगाट के मर्डर के बाद परिवार के लोग कुलदीप बिश्नोई को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, उसकी जो राजनीतिक कहीं न कहीं जो जमीन थी वो खिसकती हुई नजर आ रही थी। उसको लग रहा था कि अगर ऐसे में सोनाली फोगाट के परिवार से कोई यहाँ पर चुनाव लड़ने आया तो उसे बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए कहीं न कहीं परिवार के लोगों से वो एक मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि वो संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं, परिवार के लोगों का हालचाल जानने के लिए आए हैं। जबकि सोनाली फोगाट जो है मृत्यु हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बीच में इस प्रकार की कोई औपचारिकता उन्होंने नहीं निभाई। सिर्फ ये था कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि सोनाली फोगाट के परिवार से जो राजनीति में आने की और चुनाव लड़ने की बातें की जा रही है, अगर वो ऐसा हुआ तो भव्य बिश्नोई को काफी नुकसान इसमें हो सकता था, बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। इसके लिए कहीं न कहीं वो परिवार के साथ मिलकर के एक इस प्रकार से वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भव्य बिश्नोई है उसको वोटों का नुकसान ना हो। बिल्कुल प्रेमराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, अनूप आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। प्रेमराज, अगर बात की जाए आदमपुर चुनाव की, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है कि जो भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको टक्कर इस बार कौन देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछली बार जब कुलदीप बिश्नोई जीते थे तो वो कांग्रेस से ही जीते थे और कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आए थे। इस बार का आदमपुर का गणित कैसे दिखाई दे रहा है? प्रेमराज से हमारा संपर्क टूट गया है। अनूप, आपसे यही सवाल समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कौन दे सकता है? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, किस तरह से ये मुकाबला जो है धरातल पर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रेमराज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से उम्मीदवार किसको उतारेगी। क्या वो जातीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार उतारेगी या फिर वो कांग्रेस के वोट बैंक को देखते हुए उम्मीदवार उतारेगी, या फिर एक जो जिस प्रकार से ये चलता है कि सिर्फ जयप्रकाश जेपी की बात सामने आती है, चाहे वो किलायत का नाम हो तो जयप्रकाश जेपी,
आदमपुर का नाम हो, जयप्रकाश जेपी, जींद का नाम आ जाए, जयप्रकाश जेपी, बरवाड़े का नाम आ जाए, जयप्रकाश जेपी, तो क्या एक उम्मीदवार सिर्फ जयप्रकाश जेपी ही उनके पास बचा है कांग्रेस के, या फिर जो आदमपुर की जो जनता चाहती है उसके अनुरूप टिकट का वितरण किया जाएगा? तो ये तमाम चीजें जरूर देखने वाली है और ये चीजें इस पूरे चुनाव पर प्रभाव भी रखेगी। अगर यहाँ पर इस प्रकार से उम्मीदवार नहीं उतारा गया तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय जो युवा है सतेंद्र सिंह उसको उतारा गया है और लगातार वो ये कह रही कि भव्य जो है विदेशी उम्मीदवार है, सतेंद्र सिंह जो है यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है, यहाँ का युवा उम्मीदवार है, जिस प्रकार से वो कहीं न कहीं ट्रोल कर रही है पूरी बीजेपी को या उसके उम्मीदवार को, तो इस प्रकार से फिर देखने वाली बात यह है कांग्रेस का जैसे ही यहाँ पर उम्मीदवार आएगा उसके बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी की टक्कर में आम आदमी पार्टी आती है या फिर कांग्रेस पार्टी टक्कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। 3 नवंबर को जो है चुनाव होना है और उसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है आदमपुर के लिहाज से काफी गर्म होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई और कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा के साथ साथ आगे किस तरह से उन पर अमल किया जाए इसकी भी बात की गई। स्वर्णजीत सिंह बाबा जो है ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, बैठक में क्या कुछ चर्चा होती हुई नजर आई, किन मुद्दों को लेकर जो कैबिनेट है वो छूती हुई दिखाई दी? देखिए शहनवाज, आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 2500 करोड़ से अधिक की खरीद को मंजूरी दी गई। इनमें से विभिन्न विभागों के 31 एजेंडे रखे गए थे शहनवाज, और 7 जो है वो पेंडिंग है। और एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में अब 1200 से अधिक जो बसें हैं वो शामिल होनी है और कुल 1300 बसों की जो खरीद है वो होने वाली है शहनवाज। तो कहीं बहुत अहम रही ये बैठक और खास तौर पर देखिए 3 नवंबर को उपचुनाव भी है और उसके साथ ही पंचायती चुनाव भी, और इसी बीच में हाई परचेज मीटिंग का होना और इस बैठक का होना और बड़ी बड़ी सौगातों का सामने आना, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार जो है वो चाहती है कि प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा दिया जा सके, जिसका सीधे तौर पर चुनाव में भी फायदा मिल सके। शहनवाज, बिल्कुल, लोगों को फायदा दिया जा सके जिसका फायदा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ सके। अहम बात यहां पर स्वर्णजीत जी ये है, आदमपुर चुनाव भी सर पर है, उसके बाद पंचायती चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी है। उसको लेकर क्या इस जो मीटिंग हुई है हाई पावर परचेजिंग कमेटी की, लोगों को क्या कुछ इसमें फायदा दिया जा सकता है? लोगों को क्या गवर्नमेंट छूती हुई नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर लोगों को ये फायदा जो है 2500 करोड़ रुपए का जो ये खरीद की बात की गई है, इनमें से 31 एजेंडों में बहुत से ऐसे एजेंडे हैं जो कि निकाय से भी संबंधित है, पंचायत से भी संबंधित है। और शहनवाज, ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की कि लगभग 1300 बसें नई जो है हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होने वाली हैं। तो शहनवाज, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में विकास कार्यों में बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है। जैसा कि सरकार जानती है कि बहुत जल्द जो है पंचायती चुनाव संपन्न होंगे और ब्लॉक समिति के मेंबर भी सामने आएंगे, तो लगातार शहनवाज इसे देखते हुए सरकार जो है इस मौके को चूकना नहीं चाहती और यही कारण है कि इस हाई परचेज मीटिंग को किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। एक बड़ी खबर दरअसल इस वक्त आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर एक गड्ढे में बच्चों के डूबने की खबर और उसमें 6 बच्चों की मौत का मामला निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। MEIII कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया गया। रूप बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ केस दर्ज, IPC की धारा 304 और 34A के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गड्ढे में डूबने से 6 बच्चों की मौत का मामला, MEIII कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रूप बंसल, बसंत बंसल के तहत ये पूरा मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। गुरुग्राम गड्ढे में डूबने से 6 बच्चों की मौत का मामला हुआ है। MEIII कंपनी के मालिक हैं रूप बंसल और बसंत बंसल, उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ। IPC की धारा 304 और धारा 34 के तहत मामले को दर्ज किया गया है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसी की लापरवाही किसी की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक बानगी देखने को मिली है। और साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां तेज बारिश के बीच रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 111 में बरसाती गड्ढे में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हुई है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसके बाद सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। यह बताया जा रहा है कि सभी बच्चे पास के कॉलोनी शंकर बिहार के रहने वाले थे और वहीं पर सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने M3M कंपनी के मालिक रूप बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है और कंपनी मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 34 के तहत बज खेड़ा थाने के अंदर ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। इस खबर को लेकर सुशील सिंह ब्यूरो हेड जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, कल एक घटना घटी है और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, डूबने से मौत हुई है, उनके परिजनों ने एक लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दिया है, बजखेड़ा थाने में दिया है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने M3M बिल्डर एक कंपनी है, बिल्डर है, इनके खिलाफ, इनके 2 डायरेक्टर है, दोनों भाई है, रूप बंसल और बसंत बंसल, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो परिजनों ने शिकायत दी है पुलिस को लिखित में, उसमें आरोप लगाया है कि वो सभी बच्चे जो पास ही बिल्कुल इस जो एरिया है, एबेंडन एरिया है, खाली एरिया था और उसमें से माइनिंग किया गया था, जो मिट्टी है पहले खुदाई करके निकाल ली गई थी और पूरे एरिया को ऐसे पूरे पैच को करीब 5 से 6 एकड़ का एक पैच है, इसको एज इट इज छोड़ दिया गया था। वहां ना तो कोई तार फेंसिंग, सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे जो आने जाने वालों को रोके, और इससे पहले भी इलाके के लोगों ने वहां जो अधिकारी M3M के थे या कर्मचारी थे उनसे शिकायत किया था कि इसको ढका जाए या इस पे कोई तार फेंस की जाए ताकि ये कोई बड़ा हादसा ना हो। अमूमन उस इलाके में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं और इससे पहले कई हादसों का वजह वो इलाका बन चुका था, जिसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई बिल्डर की तरफ से नहीं हुई। और अब जब बरसात लगातार गुरुग्राम में हो रही है, बारिश का पानी उस गड्ढे में जाकर जमा था और एक तालाब का रूप ले लिया था। और सबसे बड़ी बात की शुरुआती अगर हम पूरे पैच को देखें तो पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन बीच में जाकर 20 से 25 फुट नीचे गड्ढा था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, जिसका अंदेशा किसी बच्चों को नहीं था। और वो बच्चे जब गए, वहां खेल रहे थे, वहां गए थे नहाने के लिए, उनका पैर फिसला और बच्चे उसमें गिर गए। और चूंकि दलदल एरिया था और पानी चिकनी मिट्टी थी, अंदर वो बच्चे खिसते चले गए और 6 के 6 बच्चे काल के गाल में समा गए थे। पूरा वाकया, ये शिकायत उन्होंने दिया था। M3M बिल्डर की ये लापरवाही है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दर्ज कर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो परिवार है, वो लगातार पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगा रहा है कि प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशील हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से बता रहे थे किस तरह से बच्चे जो हैं, यानी कि 6 बच्चे गड्ढे में डूबे और उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।